हम इस समय हैं अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में, जहां कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन जोन 3 की कॉन्फ्रेंस का समापन हुआ है और हमारे साथ हैं बेहद ही खास मेहमान राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी में और बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सर, सीपीए कॉन्फ्रेंस इस बार जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश में हुई, क्या बड़े टेकअवेज रहे, क्या बड़ा एजेंडा रहा और किस तरह के डेलिब्रेशंस रहे? दरअसल आप गौर करें, पिछले एक महीने के दौरान सीपीए का बड़ा सम्मेलन जिसमें विदेशी प्रतिनिधि आए थे वो गुवाहाटी में हुआ और ये दूसरा हमारे अरुणाचल के ईटानगर में हुआ। जो टेकअवे आप कह रही हैं या क्या इन दोनों कॉन्फ्रेंसेस से मेरे जैसा मतलब सामान्य व्यक्ति समझ सका है नॉर्थ ईस्ट के बारे में, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। पहला कि अरुणाचल के इस कॉन्फ्रेंस में दो बड़े ही महत्वपूर्ण विषय डिस्कस किए गए। पहला, चैलेंजेस क्या हैं इस रीजन के सामने, और दूसरा जो यहाँ की डाइवर्सिटी है, इथनिक कल्चर है, पुरानी चीज़ें, उसको कैसे प्रिजर्व करके रखा जाए। मूलतः मोटे तौर पे ये दो विषय थे और इसमें सभी नॉर्थ ईस्ट के ही हमारे राज्य थे, उनके विधायक थे, मंत्री थे, उनके स्पीकर्स, डिप्टी स्पीकर्स थे। तो जो यहाँ कॉन्फ्रेंस हुई उसका सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, इतना वेल अरेंज्ड, जिसमें माइक्रो लेवल तक की प्लानिंग। अगर हमें हमारा आईडेंटिटी कार्ड मिला है तो उसके साथ जो पहनने का वो है वो भी किसी कल्चर को डिनोट करते हुए उसके साथ चीजें हैं। जो हमें पहला डॉक्यूमेंट का बैग मिला कि इसमें ये कार्यक्रम होने हैं, उसमें लिखा हुआ था, मैं आते ही सामने देखा कि हम अब पेपरलेस एरा के दौर में हैं और ये पेपरलेस होना इंसान के लिए, दुनिया के लिए, धरती के लिए कितनी ज़रूरत है, अदरवाइज हम बचेंगे नहीं। तो उन्होंने जो भी उसमें कागजात रखे, जो एक छोटा कंप्यूटर का एक वो दिया और बहुत मतलब उसकी कीमत हमें माननीय अरुणाचल प्रदेश की स्पीकर सोना जी ने बताया, उसके से 500 रुपये के आसपास। सारी चीजें उसी में आप लिख सकते हैं, मिटा सकते हैं, कोई कागज की आवश्यकता नहीं। सी द विजन, इन छोटी छोटी चीजों से कितने बढ़िया ढंग से, किस परफेक्शन के साथ जो फ्यूचर चैलेंजेस हैं उनको मीट आउट करने के लिए कॉन्फ्रेंस यहाँ ऑर्गेनाइज हुआ। पहले दिन माननीय स्पीकर लोकसभा ने इस नए विधानसभा में लाइब्रेरी का उद्घाटन किया, म्यूजियम का उद्घाटन किया। आप देख सकती हैं कि कितना सुंदर नए ढंग से विधानसभा यहां बनी है। उसके साथ एक विजन है, बिल्कुल मॉडर्न, पेपरलेस, इको फ्रेंडली। तो एक मैं ये कहना चाहता हूं कि नॉर्थ ईस्ट की एक ये पहचान कि पूरी दुनिया का जो आज क्राइसिस है, क्लाइमेट क्राइसिस से लेकर जलवायु का, वो चीजें हमारे आचरण में उतरे, हमारे इंस्टीट्यूशन कीपिंग में उतरे, हमारे विजन में उतरे, हमारे डे टू डे लाइफ में उतरे। इतना बढ़िया वेल ऑर्गेनाइज्ड रहा। जिन दो विषयों पर गंभीर चर्चा हुई उसमें आपने देखा लगभग सारे स्पीकर्स ने अपने अपने राज्य से संबंधित और 2014 के बाद क्या बदलाव हुए हैं उनका उल्लेख किया। और कल सर्वसम्मति से जो उन्होंने 3 प्रस्ताव पास किए, एक प्रस्ताव उसमें था कि 2014 के बाद जितने काम हुए हैं उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्र की सरकार को धन्यवाद देते हुए। ये तो खुद उन लोगों ने किया, आपने देखा। तो उन चीजों के बारे में जो परिवर्तन यहां हो रहा है उसको अलग अलग राज्यों के लोग, जिनमें अलग अलग विचारधाराओं के लोग सरकार में, लेकिन कम से कम एक कॉमन ये फीलिंग है कि नॉर्थ ईस्ट का ये हिस्सा, ये राज्य, जिसका विकास बहुत पहले मेन स्ट्रीम के साथ होना चाहिए था, किन्हीं वजहों से अगर नहीं पेश रख सका, तो उस पर 14 के बाद कितना फोकस है। आपने उल्लेख सुना, हमारे माननीय गवर्नर ने भी बताया कि कैसे 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री ने भी कहा कि जब तक नॉर्थ ईस्ट का विकास नहीं हो सकता तो देश का विकास कैसे पूरा होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि नॉर्थ ईस्ट के विकास के साथ ही देश का विकास होगा। और उसके बाद से जो लगातार फोकस रहा, कैसे 50 बार वो खुद आ चुके हैं, ये कल आपने दूसरे लोगों से भी सुना यहाँ। और मंत्री कैसे लगातार यहाँ महीने में हर पखवाड़े आए
और मंत्री सिर्फ आते हैं तो चीज़ों को देखकर जाने के लिए टास्क, यानी जिसे होमवर्क कहते हैं। इस कामकाज का असर क्या पड़ा है 8 वर्षों का? अभी राज्यसभा में आपने देखा कि नॉर्थ ईस्ट पर डिबेट हुआ, सारे दलों ने उसमें बहुत सुंदर हिस्सेदारी की और सदनों की सहमति से, और सरकार जब हाँ करती है, आप पार्लियामेंट्री प्रक्रिया जानती हैं, तभी बहस हुई। तो वो 4 घंटे की बहस थी, सबने सर्वसम्मति से कहा नहीं हम देर तक बोलना चाहते हैं, 6 घंटे बहस हुई और उसमें डिटेल से सारी चीजें हुई। रेल पर कितना फोकस हुआ है, सड़कों पर कितना फोकस हुआ है, बॉर्डर रोड्स पर कितना फोकस हुआ है, कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी पर कितना फोकस हुआ है, वेलफेयर के बाकी मेजर्स या होलिस्टिक डेवलपमेंट के बाकी कामों को छोड़ दीजिए तो फिजिकल डेवलपमेंट के लिए कितना बड़ा प्रयास हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा, तब पहली बार मैं जब टाइम्स ग्रुप मुंबई से प्रकाशित जो धारवी उन दिनों पत्रिका 7 लाख व्यक्ति थी, तो बहुत नया था और मुझे देश के अलग अलग हिस्सों में जो आंदोलन चलते थे उनको देखने की इच्छा थी। तो मैं असम आंदोलन देखने के लिए आया था, तो मैंने उस वक्त की स्थिति देखी। जयप्रकाश नारायण जी के गांव का मैं हूं, नागालैंड के लिए उन्होंने क्या किया है, कैसे किया है, आकर कैसे उन्होंने बड़ा काम किया है, ये मैंने बहुत नज़दीक से सुना, जाना और पढ़ा। तब का नॉर्थ ईस्ट और आज नॉर्थ ईस्ट जमीन आसमान का फर्क है। और सबसे बड़ा फर्क मैं आपको एक और उल्लेख बताऊं, कल यहाँ की शायद नागालैंड के एक मंत्री ने बहुत अच्छी तरह से कहा कि हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट में 3 तरह की समस्याएं हैं। पहली समस्या, हर राज्य में विदिन स्टेट्स है, क्योंकि इतनी ट्राइब्स हैं, हर एक की अपनी आइडेंटिटी है, हर एक का अपना कस्टम है, हर एक अपने ढंग से जीना चाहता है, तो उनके अंदर की चीजों को कैसे हम एड्रेस करें। आप ये भी जानते हैं कि हर राज्य में ही ये समस्या कि मान लीजिए जो हम कहते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के कुछ आगे बढ़ गए, कुछ पीछे रह गए, ऐसा होता है। तो जो पीछे रह गए हैं हिस्से उन्हीं के राज्यों की वो एड्रेस करें, ये सबने बातचीत में कहा कि हमारी जिम्मेदारी है। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो करना और कहना कि हम इसे ठीक करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। यह आपने कल चर्चा में सुना। दूसरी जिम्मेदारी जो बड़ा एहसास यहाँ के लोगों को कि बॉर्डर के जो इशूज हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग इशूज हैं, ये आपस में यहाँ के राज्य कर रहे हैं। आपने देखा शायद अभी असम और मेघालय जी। और कल सारे मतलब राज्यों के जो लोग थे उन्होंने कहा कि हमें बैठकर, ये हमारा वो है और हम बैठकर लगातार बातचीत करके समझौते की ओर ले जाएं। ये कितना पॉजिटिव एटीट्यूड है कृति जी, मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मैंने वो दौर देखा है। आज वो दौर देखा है जब एक मामूली उपचुनाव के लिए कितना सुरक्षा बल लगता था, किस तरह की तैयारी करनी पड़ती थी, उसके बाद जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे उनकी क्या स्थिति थी। आज आप देखें, आज कितनी चीजें उस रूप में बदली हुई हैं। तो 3 तरह की जो समस्याएं यहाँ के लोगों ने आइडेंटिफाई की कि एक स्टेट है, उसके अंदर की जो रीजन की समस्याएं हैं, डाइवर्सिटी है, उसको हल करना हमारा दायित्व है। जो बॉर्डर की इशूज हैं वो आपस में हम स्टेट बैठे और हल की ओर ले जाए, ये दोनों बड़ा मुझे पॉजिटिव लगता है। तीसरा, केंद्र सरकार की नीतियां हैं वो कैसे और इफेक्टिव हों। ऑफ कोर्स जो उन लोगों ने कहा कि मैदानी इलाकों की समस्याओं के हल के दूसरे तौर तरीके हो सकते हैं, पर हमारा बॉर्डर का इलाका इनएसेसिबल पार्ट है। अभी भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां आसानी से आप पहुंच नहीं सकते, उनके डेवलपमेंट का दूसरा रास्ता। तो मुझे लगता है कि इस मामले में चूंकि संवेदनशील सरकारें हर जगह हैं, तो वह जरूर रास्ता निकालेगी। जो सबसे बड़ा माइंडसेट का बदलाव मैंने देखा कि हमारे अरुणाचल के माननीय मुख्यमंत्री, उन्होंने कल कहा, और मैं मानता हूं कि बहुत ही मतलब ये भविष्य में दूर तक असर करने वाली बात है, किस तरह से हमारा देश, हमारा समाज और नॉर्थ ईस्ट बदल रहा है, समझने के लिए कहा कि आज केंद्र से अगर मोटे तौर पे एक लेमैन की दृष्टि से कहें तो 90 रुपया डेवलपमेंट के लिए आता है और 10 रुपया हमें लगाना पड़ता है स्टेट का। तो जो प्रधानमंत्री जी ने ये तय किया है कि अमृत वर्ष में किस तरह से हम ये भी सोचें कि आने वाले 25 वर्षों बाद 2047 में भारत कहाँ होगा, क्योंकि हमारा फ्यूचर जनरेशंस के प्रति कुछ कर्तव्य है
और साथ ही जिन लोगों ने हमें आज़ाद कराया उनके बारे में हमारी कृतज्ञता है। तो हमारा लक्ष्य क्या हो, आज हमारे अरुणाचल के मुख्यमंत्री सी हिज पॉजिटिव एटीट्यूड, सी हिज आउटलुक, सी हिज विजन, इट्स रिमार्केबल कि हम कैसे 25 वर्षों बाद ये 10% जो हमारा राज्य का है इसका हिस्सा रेवेन्यू बढ़ाकर 25 ले जाए। त्रिपुरा के, नागालैंड के, आपके मुझे लगता है खुद अरुणाचल के माननीय उप मुख्यमंत्री सबों ने बताया कितनी चीजें कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक से लेकर एग्रीकल्चर में, इको टूरिज्म में कितनी हमारी पोटेंशियलिटी है, यानी ये सब रेवेन्यू सब चीजें हम खुद कैसे कर सकते हैं। यह बात आज उस मिट्टी पर, उस धरती पर सुनना जहां पहले ये चीजें सुनाई नहीं पड़ती थी, और कल किसी ने कहा जहां मतलब क्या कहें बंदूक की आवाजें मिलती थी पहले, वहाँ इस तरह के स्वर सुनना ये बहुत मतलब मुझे तो बहुत ही उम्मीद और बहुत पॉजिटिव उसके साथ जो यहाँ पर चीज़ें हुई हैं, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस जो मैंने आपको बताया, बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, जिस गंभीरता से बातचीत, जिस अनुशासन से डिलीवरेशंस हुए, ये बहुत देश के लिए मैसेज है। दो चीज़ और मैं बता दूंगा आपको। जी। पहली चीज़ आप देखिए केंद्र सरकार का इस पर फोकस है। हमारे जितने नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, इधर जो फ्लोरा फौना है ये अद्भुत है। आपने सुना आज हमारे अरुणाचल के कल्चर मिनिस्टर बोल रहे हैं, उन्होंने यहाँ की देवभूमि होने की बात बताई। हमारे असम के स्पीकर साहब जो पहले राज्यसभा के मेंबर थे, पहले से बताते रहे हैं कि महाभारत और रामायण से लेकर सब हमारा क्या संबंध इस हिस्से का भारत या मुख्य देश से रहा है। तो ये संबंध कोई आज का नहीं, बहुत मतलब ये तो वी आर बॉर्न टुगेदर। पर हमारी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, दुनिया के कुछ हमारे पड़ोस के देश अपने ट्रेडिशनल मेडिसिन से $बिलियन की इंडस्ट्री बन गए। हमारे हर ट्राइब के पास यहाँ उनके विशिष्ट ज्ञान है हमारे इलाज के। और आपने सुना उन्होंने अरुणाचल के मंत्री जी ने कहा हमारे यहाँ हड्डी जोड़ने का, यानी अरुणाचल में है कि 4 या 8 दिन में जोड़ देते हैं वो, जो इतने दिन लगता है अगर हड्डी कहीं टूट जाए। और गिना है मैंने मणिपुर में शायद या अरुणाचल में कितनी तरह की मैंने वो हैं, किस तरह की हर्बल मेडिसिन हैं, कितनी चीज़ों पर इफेक्टिव है वो, उनके प्लांट्स और वो सब जो वो जानते हैं। जैसे ही मैं डिब्रूगढ़ उतरा, एक व्यक्ति जो वहाँ मौजूद थे बताया, ऐसे ही बात हो रही थी, मैंने कहा ट्रेडिशनल मेडिसिन वगैरह मानो तो यहाँ कोई चीज़ कटती है सर तो हमारे यहाँ कोई पौधा है उसको काट करके हम लगाते हैं तो बंद हो जाता है मेडिसिन। तो ये ट्रेडिशनल नॉलेज आज आयुष मंत्रालय बना हुआ है, तो इस इलाके का ट्रेडिशनल नॉलेज उससे भी आज एक प्लेटफॉर्म पा रहा है। दूसरा हैंडीक्राफ्ट्स, और जिस तरह से यहाँ कपड़े हैंडीक्राफ्ट्स की चीज़ें, हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, हमारे शायद मणिपुर का एक रेड राइस है जो दुनिया के दूसरे हिस्सों में जाता है, असम के भी कुछ पार्ट में पैदा होता है, बड़ा महंगा बिकता है। तो मतलब इधर ईश्वर और प्रकृति ने जो संपदा इस इलाके को दी है वो अद्भुत है, आज तक दुनिया नहीं जानती थी। उस संपदा का अपने कल्चर को बनाए रखते हुए, अपने डाइवर्सिटी को बनाए रखते हुए, यह जो भिन्नता है भारत की, उस सौंदर्य को बनाए रखते हुए कैसे हम अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकें, ये आज यहाँ के लोग आपस में बात कर रहे हैं। इससे बड़ा बदलाव क्या होता है? पहले विचार बदलते हैं तब भविष्य बदलता है। बिल्कुल, पहले विचार बदलते हैं और उसके बाद भविष्य बदलता है। लेकिन सर आपने डेलिब्रेशंस की बात कही, सर डेलिब्रेशंस हम लगातार देखते हैं, लेकिन उनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन आगे जाकर कैसे हो, ये कैसे इंश्योर किया जा सकता है? देखिए, विधायी का काम आप अच्छी तरह जानती हैं, आप वहाँ रेगुलरली कवर करती हैं। हमारा काम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह चर्चा करना, फोकस में लाना और कार्यपालिका को बताना, साथ जरूरत के अनुसार जो कानून चाहिए उनको बनाना। यानी हम अपने प्रोसीडिंग्स बहुत अच्छी तरह कंडक्ट करें, अपने समय के सारे सवालों को डिस्कस करें, जो इशूज हैं उन पर हम डेलिब्रेट करें। तो ये काम तो कम से कम बहुत डेलिब्रेशन का बहुत अच्छी तरह हुआ है, एक हिस्सा ये। दूसरा, जहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन का काम है, तो आपने देखा कि अभी राज्यसभा में जब उत्तर पूर्व पर बहस हो रही थी तो कितनी चीज़ें हुई हैं। नॉर्थ ईस्ट उसके जो डोनर मिनिस्ट्री के जो मंत्री हैं उन्होंने विस्तार से बताया रेलवे में कितने
बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लिए गए हैं, कहाँ कहाँ पर ऑलरेडी सबसे बड़े पुल खुल चुके हैं, ऑपरेटिव हो चुके हैं। अब रेल कनेक्टिविटी 2014 के बाद कहाँ कहाँ पहुंची उसका हिसाब उन्होंने दिया। अगर कहीं कुछ कमी रहती है तो हमारे विपक्ष के लोग हम पूछते हैं, यही तो ब्यूटी है एयर कनेक्टिविटी के बारे में। आप सुनिए एजोल रेल कनेक्टिविटी जा रही है, कैसे दुनिया का सबसे बड़ा उस पर वो बन रहा है, मतलब क्या कहते हैं जो सुरंग और बाकी चीजें बन रही हैं। जो असम में पिछले दिनों 2-3 पुल का उद्घाटन हुआ जो सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज का है। और इस तरह की कनेक्टिविटी का काम बड़े पैमाने पर पूरे नॉर्थ ईस्ट में चल रहा है। बाकी डेवलपमेंट्स के काम चल रहे हैं। और राज्यसभा के डिबेट में आप देखें कितने विस्तार से उसकी चर्चा हुई है। तो एक्चुअल जो विधायिका का काम है कि जो सरकार ने कहा कि हम ये करेंगे और उसमें कहीं कोई कमी रह जाती है तो कार्यपालिका को अंकुश में रखने, उसको बताने, याद करने का वो काम मुझे लगता है बहुत बढ़िया तरीके से इन संवादों से, इस परामर्श से, इस तरह के आयोजन से होता है। तो एक काम तो ये होता है। दूसरा कि निश्चित तौर से जो यहाँ मुख्यमंत्री जी हैं, मंत्री हैं, सरकार है, वो अपने स्तर पर इन चीज़ों को और ऊपर तक ले जाएंगे। इनके प्रस्ताव जो पास हुए हैं वो जैसा उन्होंने कहा कि माननीय लोकसभा स्पीकर को हम देंगे, वो केंद्र तक जाएंगे। लोकतंत्र में ही प्रक्रिया है और निश्चित तौर से ये चीज़ें उसी गति से आगे भी बढ़ेंगी। तो बढ़ेंगी जी, बिल्कुल इसी उम्मीद के साथ सर कि चीज़ें जिस तरह से विकास का जो पेस है वो आगे इसी तरह से बढ़ता रहे और तेज़ हो। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद।